पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ आए बातचीत करने के लिए। और दूसरा धन्यवाद इसलिए भी कि इस भीषण आवागमन में, चुनाव के भागदौड़ में मुझे भी 1-1.5 घंटा थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा आप लोगों से बात करने में, इसका भी धन्यवाद देता हूँ आपको। पूर्वी दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण सीट है, ये बड़ी वर्सेटाइल सीट है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, झुग्गी क्लस्टर्स भी हैं और ऐसी भी है जहाँ पर हमें लोगों की आबादी, जहाँ पर बोट से जाना पड़ता है यमुना जी को क्रॉस करके, यमुना खादर वाली साइड। सोसाइटीज हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, थोड़ा सा पॉश, सेमी पॉश कॉलोनीज भी हैं, तो सभी तरह के लोग। कुछ गांव भी हैं, गांव में अलग अलग तरह की आबादी है, कुछ गांव तो 1000 साल पुराने गांव भी है, कुछ अर्बनाइज हो गए हैं। अर्बनाइज होने के बावजूद भी उनका जो परिवेश है उन गांवों का, वो अभी भी ग्रामीण जैसा, पर अच्छा वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर है। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं 2014 की बात करूं, 14 से अब तक की बात करूं, दिल्ली सरकार ने क्या किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर केंद्र में मोदी जी की सरकार ने इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। निजामुद्दीन सराय काले खां से लेकर के जो मेरठ के लिए एक्सप्रेसवे बना है, इसका शिलान्यास भी स्वयं मोदी जी ने किया था, मैं भी था उस कार्यक्रम में। और इस हाईवे का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया, उसमें भी मैं था। तो मोदी जी के बारे में तो है ही कि जो कहते हैं वो करते हैं। पर इस हाईवे के बनने से, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आवागमन रहता ही है, एक समय था जब यहाँ पर जाने का, इस तरफ मयूर विहार की तरफ जाना है और उधर से अगर हमें निजामुद्दीन सराय काले खां जाना है तो 30-35 मिनट का रास्ता होता था। कंजेशन पूरा था, बहुत भीड़ भाड़ थी, क्योंकि सब सोसाइटीज का कैचमेंट एरिया भी था। पर इसके बनने से निजामुद्दीन से गाजीपुर जो दिल्ली का हिस्सा है, 7-8 मिनट में हम पहुंचते हैं। कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं है, जिसके कारण से टाइम तो बचता ही है, पर पॉल्यूशन का भी बहुत बचाव होता है। तो ये एक बड़ा काम दिल्ली, क्योंकि ये एक तरह से गेटवे टू दिल्ली भी है। उत्तर प्रदेश से इंदिरापुरम बिल्कुल साथ लगता हुआ है उधर से, और मेरठ वाला क्षेत्र भी अब इधर से ही है, गजरौला और मुरादाबाद का रास्ता भी इधर से ही जाता है, सिकंदराबाद का। तो जो दिल्ली के बहुत से लोग दिल्ली में रहने वाले उस तरफ के हैं, उनका आना जाना, नोएडा भी इधर से ही जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सहूलियत हुई। और उनके कारण से जो दिल्ली में आते हैं जाते हैं, तो दिल्ली वासियों को भी कंजेशन से मुक्ति मिली। जो देहरादून का एक्सप्रेसवे प्रारंभ हुआ है, बनना प्रारंभ हुआ है अक्षरधाम से लेकर के, और वो सहारनपुर और फिर देहरादून एक्सप्रेसवे को टच करेगा, वो भी इसी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। और उसका शिलान्यास भी मोदी जी की सरकार ने ही किया, और उसका उद्घाटन भी मोदी जी की सरकार के ही लोग करेंगे। उद्घाटन होने में अभी 6 महीने लगेंगे, पर मुझे जो जनता का आशीर्वाद पूरी दिल्ली में, पूरे देश में मिल रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर एक बार मोदी सरकार आने वाली है। आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, इसलिए कोई नारेबाजी की बात नहीं है, लेकिन ऐसा दिखता भी है और ऐसा होने भी वाला है। तो उसका भी उद्घाटन मोदी सरकार के हम सब लोग ही मिलकर करेंगे। इसके अलावा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र में झुग्गी बस्ती भी हैं, झुग्गी बस्ती का होना और एक अनऑर्गेनाइज्ड झुग्गियां भी हैं जो कि स्कैटर्ड हैं, उनके बारे में अभी सोचने की बात है कि उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उनके जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। लेकिन जो
ऑर्गेनाइज्ड झुग्गी क्लस्टर है, ऑर्गेनाइज को टेक्निकली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बसे हुए हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री की जो योजना है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका नोटिफिकेशन दिलशाद कॉलोनी वार्ड में, जो कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी और दिलशाद विहार है, इन 3 कॉलोनियों में नोटिफाई हो चुका है कि यहाँ पे झुग्गी की जगह पर मकान बनेंगे और ये लगभग 4000 फ्लैट्स बनेंगे, जिनसे कि हम उन झुग्गी वालों की जीवन में एक स्वस्थ, शुद्ध और अच्छा रहने की जगह दे पाएंगे। क्योंकि झुग्गियों में आप देखते हैं कि सिर्फ बात झुग्गी की नहीं है, वहाँ पर कोई सीवेज व्यवस्था नहीं होती है, नाली का पानी सड़क पे होता है, छोटे बच्चे वहीं खेल रहे होते हैं, हेल्थ हजार्ड होता है, जो बड़े लोग हैं उन लोगों के भी बैठने की कोई जगह नहीं है, छोटी छोटी गलियां रहती हैं। तो झुग्गी आप समझ सकते हैं कि झुग्गियाँ जब बनी तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रहता है। तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देने का अर्थ केवल झुग्गी की जगह मकान नहीं है, उनको स्वस्थ वातावरण देने का भी, मतलब वहाँ छोटे मोटे पार्क भी बनते हैं। जैसे गोविंदपुरी की झुग्गियों वाला जो क्लस्टर था, उसकी जगह पे जो 3018 लोगों को फ्लैट्स दिए जा चुके हैं, साफ सुथरा पीने का पानी है, नई पानी की पाइपलाइन डलती है, सीवेज व्यवस्था प्रॉपर है, साफ सफाई होने बड़े इजीली हो सकती है, स्वच्छता का स्कोप पूरा है, पार्क्स है, बेंच हैं। तो ये खाली झुग्गी की जगह मकान नहीं है, मैं समझता हूँ मकान के साथ साथ उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, उनको ये फील कि मोदी सरकार ने उनके जीवन में एक मूल चूल परिवर्तन किया है, उनके बच्चे वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, पल सकते हैं, स्वास्थ्य का हैजर्ड नहीं है। तो एक योजना नोटिफाई हुई है, हमारे मन में है कि जो दिल्ली में, हमारी पूर्वी दिल्ली में जो भी ऐसे झुग्गी क्लस्टर है, उसमें हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का लाभ दिल्ली की, पूर्वी दिल्ली की इस जनता को दे सकें, उसमें एक कैच रहता है। क्योंकि कोई भी योजना है उसमें उस राज्य की सरकार का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनपुट होना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल साहब और उनके मंत्रियों का या उनकी सरकार का मंतव्य बिल्कुल नहीं रहता कि वो कोई ऐसा काम में फाइनेंशियल लीगल मदद जो उन्हें करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इसमें मोदी जी का नाम होगा। छोटी सोच के लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो दिल्ली वासियों के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सरकार है। तो जो कुछ भी होता है दिल्ली में, वो उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल क्रेडिट उनको जा सकता है। आज सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्हें ये पता होता है कि अगर आयुष्मान भारत योजना आज दिल्ली में केजरीवाल साहब ने लागू नहीं करी है तो उसका कितना नुकसान दिल्ली वालों को होता है। तो हमारा तो उनसे निवेदन रहता ही है कि आप इसमें मदद करें, बट इंस्पाइट ऑफ दैट कोई ना कोई रास्ता निकाल के, चाहे कोर्ट में जाना पड़ता है, चाहे एलजी साहब का इंटरफेरेंस होता है, या कई बार एक्स्ट्रा फंड की इनपुट करवा लेते हैं जिससे कि ये योजनाएं दिल्ली वालों को मिल सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। एक तरफ तो वो बहुत सौभाग्य की बात है पूरी दिल्ली वासियों के लिए कि यमुना जी जीवन दायिनी, हमारी संस्कृति का प्रतीक, यमुना जिनको हम माँ कहते हैं, वो दिल्ली में से होकर के जाती है और पूर्वी दिल्ली में उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा है, ओखला तक। दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल साहब की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए, 2900 कुछ करोड़ रुपए केंद्र सरकार से यमुना की स्वच्छता के लिए लिए और केवल 2015 में, 20 में, 19 में केवल और केवल झूठा वायदा दिल्ली वालों से करते रहे कि मैं आपको डुबकी लगवाऊंगा और यमुना जी बहुत स्वच्छ होंगी। पर दुर्भाग्य यही है कि हम अपने किसी त्योहार पर यमुना जी में जाकर के स्नान करके पूजा नहीं कर सकते। पूजा तो बहुत दूर की बात है, आचमन लेकर के यमुना जल पी भी नहीं सकते, इतना गंदा पानी कर रखा है उन्होंने। और उसमें उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा प्लान करने वाली बात नहीं थी, उसका स्टार्ट ही सिर्फ इतना है कि जब इतना बड़ा फंड उनको मिल गया
18 नाले यमुना जी में गिरते हैं। उन 18 नालों के मुहाने पर जब वो यमुना जी में गिरते हैं तो सीटीपी प्लांट लगाने कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एसटीपी प्लांट्स जिससे कि पानी साफ होकर के यमुना जी में गिरे और जो सिल्ट है उसका खाद बनता है वो अन्य जगह उपयोग होती है। इतना सा काम स्टार्ट करना था और उसके बाद यमुना जी की कम से कम यमुना जी में जो गिरने वाला पानी है वो गंदा नहीं गिरता, नॉन ड्रिंकिंग वाटर उसमें गिरता। और मैं मानता हूं कि यमुना जी में अगर नॉन ड्रिंकिंग वाटर ठीक से गिरता, जो साफ गिरता हो और यमुना जी की सफाई होती तो जो दिल्ली वालों को पीने के पानी की दिक्कत आती है, जो हमें गंगा जी से आता है या हरियाणा का पानी आता है हमारे लिए, वो भी हमें यमुना जी से पीने के पानी के लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट करके उसे शुद्ध करके पीने लायक भी बनाया जा सकता है। तो एक बड़ी समस्या जल बोर्ड की जो दिल्ली सरकार का ही है उनकी भी हल होती, पर क्योंकि उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का क्या किया भगवान जानता है, उसमें क्या भ्रष्टाचार किया, खर्च तो दिखता तो बिल्कुल नहीं है, हो सकता है पेपर्स में उन्होंने कुछ खर्च किया हो। तो हमारी प्रायोरिटी में ये रहेगा कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार में इससे संबंधित मंत्रियों से बात करके हम यमुना जी को स्वच्छ कर सकें, ये भी एक प्रायोरिटी में रहेगा। उस पर साबरमती फ्रंट की तरह जैसे बहुत पहले सूर घाट बना हुआ है वजीराबाद की तरह, पर वो बहुत छोटा सा पार्ट है, पर साबरमती फ्रंट की तरह हम यमुना जी पर भी ऐसा कोई फ्रंट बना सके जहाँ पर लोग यमुना जी के किनारे बैठ सकें, कुछ बड़े कार्यक्रम हम करा सकें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिलीजियस कार्यक्रम। ये सब योजनाएं अभी हैं मन में। और केजरीवाल साहब ने तो वायदा किया था कि 20 बड़े अस्पताल दिल्ली में और 20 बड़े कॉलेजेस दिल्ली में हम करेंगे, और 500 स्कूल का वायदा था। वो सब वायदे झूठे ही निकले, आप सबके सामने है। 10 वर्ष में हमारी पूर्वी दिल्ली में तो एक भी बड़े हॉस्पिटल का काम भी प्रारंभ नहीं हुआ है। कॉलेजेस की बात करें तो कोई बड़ा कॉलेजेस इन्होंने अपने इनिशिएटिव पे नहीं खोला है। आईपी यूनिवर्सिटी का एक कॉम्प्लेक्स करकड़ुमा में बनाया है केंद्र सरकार की योजना से, और केंद्र सरकार ने जो स्मार्ट सिटीज़ की योजनाएं प्रारंभ की थी वो प्रारंभ भी हुई हैं करकड़ुमा में। उसी के तहत वो यूनिवर्सिटी का कैंपस वहाँ बना है। स्मार्ट सिटी करकड़ुमा को टेकअप किया गया था, उसको भी आगे बढ़ा करके वहाँ पर और जो नागरिकों के लिए ठीक सुविधाएं दे पाएंगे, इसका हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात यहाँ समाप्त होती है। आपके कुछ प्रश्न होंगे फिर बताऊंगा। जो प्रायोरिटीज है मैंने बताया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यमुना जी की स्वच्छता, ये मैंने बताया। मेरे मन में ये भी है कि संभव हुआ कोशिश करेंगे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए। दिल्ली सरकार कभी नहीं करेगी, हमें पक्का यकीन है, तो 25 के बाद उनके आने का चांस भी नहीं है। तो जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक हालांकि सेंट्रल स्कूल 2 मनोज जी के इलाके में खुले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आवश्यकता होगी तो और स्कूल्स भी खोले जा सकते हैं, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है उसके अंतर्गत ही होगा। कॉलेजेस का काम प्रारंभ हुआ ही है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर नियत ठीक हो तो वो चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, किया भी है। जो दिल्ली में गोविंदपुरी में जेलर वाले बाग में किसी भी समय चुनाव के बाद हम हैंडओवर कर देंगे, वहां पे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कठपुतली कॉलोनी करोल बाग के पास, ये 3 जगह तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसमें रोड़ा अटकाती है ना दिल्ली की सरकार, अपना फंड देती नहीं है, देती है तो कम देती होगी। तो ये चैलेंजेस ऐसे रहते हैं, उनको करना पड़ेगा, करेंगे कुछ इनसे बात करके, कुछ झगड़ा करके, कुछ ये कई बार आसानी से नहीं मानते हैं, किसी और तरीके से मानेंगे तो किसी और तरह से मनाएंगे, एलजी साहब बात करेंगे इनसे। तो चैलेंजेस को तो ओवरकम तब किया जा सकता है जब अपनी नियत हो उस काम का परिणाम देने की। तो इसलिए चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, हर काम में रहेंगे, खाली दिल्ली सरकार की नहीं, और भी इश्यूज पर चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेट्रो का 4th फेज के लिए इन्होंने 450 करोड़ रुपए देने थे, नहीं दिए,
कोर्ट में जाकर के कोर्ट में फटकार पड़ी तो भी नहीं दिए, कंटेम्प्ट डाला तो जाकर के इन्होंने शायद रिलीज किया। 4th फेज की 2 नई लाइन भी डलनी शुरू हुई है। हमारे यहाँ पर अभी और स्कोप है मेट्रो के लिए, तो कुछ फ्लाईओवर्स का बड़ा स्कोप है वसुंधरा की तरफ, उसकी भी आवश्यकता है। तो ये सब चीजें पहले से भी ध्यान में है। कैंडिडेचर आने के बाद भी जब मैं जनता के बीच में गया हूं तो उनके भी कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उन जो चैलेंजेस हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करें।